हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि अपने पिछले वीडियो में हमने द्विनिषेचन और त्रिक संलयन के बारे में पढ़ा था और उसके पहले की वीडियो में हमने भ्रूण कोश के बारे में जाना था। भ्रूण कोश का चित्र किया था। भ्रूण कोश के अंदर भ्रूण कोश के अंदर अंड, सामुच्चय, प्रतिध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रकों के बारे में हमने पढ़ा था, उनकी स्थिति देखी थी। उसी के आधार पर हमने द्वितीय निषेचन और त्रिक संलयन का भी अध्ययन किया था। द्विनिषेचन के अंतर्गत हमने ये बताया था कि निषेचन चूंकि 2 बार होता है, 2 नर युग्मक बनते हैं। एक नर युग्मक निषेचन अंड कोशिका के साथ और दूसरा नर युग्मक निषेचन द्वितीय केंद्रक के साथ करता है, जिसे त्रिक संलयन कहते हैं। और अंड के साथ निषेचन करता है उसे युग्मक संलयन कहते हैं, जिससे युग्मनज और भ्रूणपोष क्रमशः बनते हैं। और चूंकि निषेचन 2 बार हो रहा है तो इसे द्विनिषेचन कहते हैं। तो द्विनिषेचन त्रिक संलयन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। भ्रूणपोष के आधार पर हमने पढ़ा था कि भ्रूणपोष के आधार पर बीजांड 3 प्रकार के होते हैं: केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोबियल। ओके, तो केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोबियल के बारे में हमने कहा था। भ्रूणपोष त्रिक संलयन के फलस्वरूप बनते हैं और यह भी हमने बताया था, यह खास लक्षण है एंजियोस्पर्म का। ओके, यानी कि आवर्त बीजी का खास लक्षण है द्विनिषेचन और त्रिक संलयन। ओके, आज हम पढ़ रहे हैं कि आपने निषेचन जब पढ़ा तो निषेचन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित होता है, जुड़ता है, उसे निषेचन कहते हैं। लेकिन निषेचन के लिए नर युग्मक मादा युग्मक तक आते कैसे हैं? तो नर युग्मक मादा युग्मक तक कुछ माध्यमों के जरिए आते हैं, वह भी हम करेंगे। और नर युग्मक पुंकेसर से यानी कि परागकोश से वर्तिकाग्र तक आना या पहुंचते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं परागण। तो परागण वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक परागकोश से नर युग्मकों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर होता है। ओके, तो आज का हमारा विषय है परागण। परागण किसे कहते हैं? परागण देखिए, पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, या कह सकते हैं अंडक के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया को परागण कहते हैं। ओके, तो परागकणों का स्थानांतरण कहाँ पर? वर्तिकाग्र तक। ओके, तो परागकणों के लिए जो परागण के लिए जो परागकण होते हैं, उन परागकणों की अनुकूलता होती है अलग अलग माध्यमों के हिसाब से, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ओके, और परागण के लिए परागकोश से परागकणों का निकलना आवश्यक है। तो परागण के लिए जब परागकोश से परागकण निकलते हैं तो परागकोश को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का कार्य ये है वर्तिकाग्र। मैं आपको बता देती हूँ एक बार, थोड़ा आप आराम से समझ जाएंगे और आसानी से। ये है स्त्री भाग पुष्प का, ये है वर्तिका, अंडाशय और अंदर अंडक। अंडक तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक होता है किसका? पराग नली का। ओके, तब जाकर के पराग कणों के अंदर उपस्थित नर युग्मक इसका निषेचन कर पाते हैं। यह होता है नर भाग, यह है परागकोश। परागकोश से पराग कणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक। ओके, वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना, इस प्रक्रिया को कहते हैं परागकोश। इसके लिए परागकोश का फटना जरूरी है, परागकोश से पराग कणों का निकलना जरूरी है। तो परागकोश जब परागकण जो परागकोश से निकलते हैं, ओके, तो वर्तिकाग्र तक इसको पहुंचाने के लिए अलग अलग विभिन्न माध्यम होते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, आगे पढ़ेंगे, जैसे कीट, वायु, जल, पक्षी, चमगादड़, चींटियां, जानवर, कई सारे होते हैं जो यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। ओके, तो परागकण क्या प्रक्रिया है? वह प्रक्रिया जिसमें परागकोश से परागकणों का स्थानांतरण अंडक के वर्तिकाग्र तक होता है। इस क्रिया को परागण कहते हैं। अब परागण के प्रकार, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परागण के प्रकार। तो परागण कितने प्रकार का होता है? प्रकार
परागण दो प्रकार के होते हैं। ओके, प्रकार किसके? परागण के, परागण के प्रकार। ओके, परागण दो प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ बता देती हूँ एक लाइन डायग्राम से, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। ताकि देखिए, स्वपरागन एंड परपरागन। ओके, जबकि आपकी इस नई बुक में दिया होगा 3 प्रकार के। क्यों 3 प्रकार के दिया है, इसका कारण भी मैं बताती हूँ। जो NCERT के बुक है उसमें 3 प्रकार लिखा हुआ, बट ये 2 प्रकार के हैं। 3 प्रकार में से स्वपरागन जो है वो खुद 2 तरीके के होते हैं। तो उसमें आपकी जो NCERT की बुक है उसमें पराग के स्रोत को और पराग के स्रोत के आधार पे बांटा गया है उसमें। और इसमें हम उसको 2 भागों में बांट रहे हैं, परागण, स्वपरागन और परपरागन। ओके, देखिए, स्वपरागन ये होता है जिसमें पुष्प एक ही पुष्प का फूल जो है और फूल से जो परागण निकल रहे हैं उसी फूल को मिले या उसी पौधे के किसी अन्य फूल को मिले। ओके, मैं बना देती हूँ एक बार, आप समझ जाएंगे थोड़ा आसानी से विथ अ डायग्राम। बायोलॉजी में ये एक ख़ास बात है कि जब हम डायग्राम से समझते हैं तो कोई चीज़ थोड़ी इजी हो जाती है। ओके, सपोज़ ये एक पौधा है एंड दीज आर द फ्लावर्स, ये पुष्प है। ओके, अगर परागण इसी पुष्प को मिले तो स्वपरागण, या इसी एक पुष्प से दूसरे पुष्प को मिले मगर एक उसी पादप के दूसरे पुष्प को मिले। पराग कणों का स्थानांतरण यदि एक पुष्प का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक हो जाए, पराग कणों का स्थानांतरण यदि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण हो जाए तो भी स्वपरागन। और यदि पराग कणों का स्थानांतरण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर हो परंतु उसी पौधे का, तो उसे भी स्वपरागन कहेंगे। अगर सेम फ्लावर पे होगा तो इसे कहते हैं स्वयुग्मन। तो स्वपरागन भी 2 प्रकार का हो गया। आई एम शिफ्टिंग माई कॉपी। देखिए, स्वयुग्मन, स्वयुग्मन भी कहते हैं इसको, स्वयुग्मन भी कहते हैं। ओके, और सॉरी आई डोंट नो क्यों नहीं चल रहा पेन, स्वयुग्मन। ओके, दोनों कहते हैं। और दूसरा है गेटिनोगेमी। ओके, दूसरा है गेटिनोगेमी, या फिर कह सकते हैं सजात पुष्पीय परागन। ओके, सजात पुष्पीय परागन मतलब एक ही पौधे का पुष्प, एक ही पौधे का दूसरा पुष्प, पुष्पीय परागण। ओके, स्वयुग्मन परागन और सजात पुष्पीय। तो स्वपरागन 2 प्रकार के होते हैं। अगर सेम फ्लावर को मिले परागण तो स्वपरागन या स्वपरागन, और एक फूल से दूसरे फूल को पुष्प को मिले मगर उसी पादप के दूसरे पुष्प को मिले तो उसे कहते हैं सजातीय परागन। और परपरागन, यदि एक पुष्प से दूसरे पुष्प को परागकण स्थानांतरित होते हैं मगर दूसरे पौधे के समान जाति के दूसरे पौधे पर अगर स्थानांतरित होते हैं, समान जाति के, ऐसा नहीं करेला का भिंडी, भिंडी का करेला, वह हो जाता है हाइब्रिड, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। इस तरीके से इसे कहेंगे परपरागन। ओके, स्वयं की जाति का यदि ट्रांसफ़र होता है तो जब एक पौधे के पुष्प का परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो उसे परपरागन कहते हैं। ओके, उसे परपरागन कहते हैं। ओके, सजात परागन भी कह सकते हैं। ओके, तो सजात पुष्पीय परागन हो गया अपने पास, और अपने
तो देखिए 1 2 3 बुक में आपके ये 3 तरीके का दिया हुआ है। ओके, तो इसे और क्या कह सकते हैं, और मैं लिख देती हूँ, और कहते हैं सजात परागन। ये सजात पुष्पीय है और ये सजात परागन है। ओके, अपनी ही जात का यानी कि। ओके, तो ये है परागन के 2 प्रकार, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन में वो एक ही पौधे के किसी भी पुष्प को मिल जाए या उसी पुष्प को मिल जाए, स्वपरागन। परंतु एक पौधे से एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प पर स्थानांतरित होता है उसी जाति के, तो उसे परपरागन कहते हैं। स्वपरागन 2 प्रकार के हैं। यदि स्वयं के फूल के अंदर हो, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं स्वपरागन। यदि जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे पे स्थित दूसरे पुष्प के पत्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे कहते हैं सजात पुष्पीय परागन या गिटेनोगैमी। ओके, परपरागन जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के पत्तिकाग्र पर यदि स्थानांतरित होता है तो परपरागन कहते हैं। ओके, अब देखते हैं, इन दोनों के प्रकार हमने पढ़ लिए, परागकण की परिभाषा हमने पढ़ ली। ओके, अब हम ले रहे हैं कुछ युक्तियां कि वह कौन सी प्रक्रिया होगी, वह कौन सी युक्तियां होंगी जिसके वजह से परपरागन या स्वपरागन होगा। कौन कौन सी बातें हो सकती हैं जो स्वपरागन के लिए अनुकूलित है और परपरागन के लिए, एक पुष्प में ऐसी क्या खासियत होगी। ओके, देखिए, स्वपरागन की युक्तियां या अनुकूलन की बात करें तो सबसे पहली युक्ति यही है कि वो पुष्प, जिस पुष्प में स्वपरागन होना है वह पुष्प उभयलिंगी होना जरूरी है। तो उभयलिंगिता, उभयलिंगी का मतलब एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों के दोनों लिंग उपस्थित होना आवश्यक है, तो स्वपरागन हो सकता है। यदि नर अलग पुष्प पे और मादा अलग पुष्प पे, अलग पौधे के पुष्प पे होंगी तो परपरागन ही उसे कहेंगे। ओके, दूसरी बात, समय पर एक ही साथ दोनों नर और मादा युग्मकों का परिपक्व होना जरूरी है, तो समकाल पक्वता यानी कि होमोगैमी, होमोगैमी होना जरूरी है। दोनों का एक साथ परिपक्व होना, पुमंग और जायांग दोनों का एक साथ परिपक्व होना जरूरी है। अगर एक पहले परिपक्व हो गया तो उसके जैसे पुमंग पहले परिपक्व हो गया तो जो नर युग्मक हैं वो परपरागन कर देंगे। ओके, दूसरा इसको भी इंग्लिश में लिख देती हूँ, बाइसेक्सुअल। समटाइम द वर्ड इज यूज्ड इन इंग्लिश, कभी कभी द टर्म्स इंग्लिश में ले लिया जाता है आपके बुक में, इसलिए लिख देती हूँ। तीसरी है अनुन्य मिल्यता, अनुन्य मिल्यता, क्लिस्टोगैमी, इंग्लिश में जिसको कहते हैं क्लिस्टोगैमी। देखिए, फूल अगर बंद प्रकार का हुआ तो क्या करेंगे, जब फूल खुलेगा नहीं तो परपरागन तो होगा ही नहीं। तो बंद प्रकार का फूल जो होगा, जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके पुष्प कभी नहीं खुलते, हमेशा बंद रहते हैं, तो उनमें हमेशा स्वपरागन ही संभव हो सकता है। जैसे वायोला, कनकौवा, ये कुछ उदाहरण हैं अनुन्य मिल्यता का। ओके, तो स्वपरागन के लिए 3 युक्तियां हैं। ओके, उभयलिंगिता, समकाल परिपक्वता, अनुन्य मिल्यता। अनुन्य मिल्यता फूल बंद प्रकार के हों और बंद प्रकार में केवल स्वपरागन ही संभव है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है परपरागन के लिए क्या अनुकूलन और युक्तियां होनी चाहिए। ओके, परपरागन के लिए युक्ति में सबसे पहले हम लेंगे, उसमें लिया था हमने उभयलिंगता, तो इसमें लेंगे हम एक लिंगता। यदि पुष्प अलग अलग लिंग के हों, नर अलग, एक लिंगता, नर अलग पुष्प और मादा अलग, तो अगर एक लिंगी होता है तो ऑब्वियसली परपरागन होता है। तो पादपों के समस्त पुष्प में एक लिंगता होने पर केवल परपरागन ही संभव है। कारण, क्योंकि पुष्प में नर और मादा एक ही प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। जैसे लौकी है, इसका परपरागन ही होगा लौकी के अंदर।
क्योंकि अलग अलग होता है, लौकी है, पपीता है, ये अलग अलग पुष्प में अलग अलग लिंग पाए जाते हैं। ओके, दूसरा है भिन्न समकाल पक्वता था यहाँ समान, और यहाँ हम ले रहे हैं भिन्न काल पक्वता, अलग अलग परिपक्व होने का समय। यदि मान लीजिए किसी भी पुष्प के अंदर नर और मादा युग्मक के परिपक्व होने का काल अलग अलग होता है, तो उसमें क्या होगा, अभी जस्ट मैंने बताया था, उसमें होगा पर परागन। ओके, तो इंग्लिश में भी लिख देती हूँ that you can better understand, unisexuality। ओके, यूनिसेक्सुअलिटी, और इसको कहेंगे डाइकोगैमी। ओके, अब आता है, मान लीजिए कभी क्या होता है, कोई पुष्प की इस प्रकार की प्रक्रिया होती है कि वह उभयलिंगी तो होता है, लेकिन नर या मादा दोनों में से एक में एक बाध्य हो जाते हैं, है ना, सेल्फ स्टेरलाइज हो जाते हैं, है ना, बांझ जिसे कहते हैं, तो स्वबांध्यता। नेक्स्ट हो जाता है स्वबांध्यता। सेल्फ खुद ब खुद स्टेरलाइज हो जाए किसी कारण से। मैंने आपको बताया था जैसे कि टैपिटम का अगर विकास नहीं होता तो नरयुग्मक आगे नरयुग्मक नहीं बन पाएंगे। तो कुछ पौधे में पुष्पों में स्व के द्वारा ही विकसित परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होता है, अंकुरन संभव नहीं हो पाता, उसे स्वबाध्यता कहते हैं। जैसे अंगूर है, पेट्यूनिया है, इन सब के अंदर नहीं होता, स्वबाध्यता होती है। ओके, अच्छा, भिन्न काल पक्वता में देखिए अलग अलग वर्तिकाग्र अगर जल्दी मैच्योर हो जाता है तो अगर मान लीजिए नर युग्मक वर्तिकाग्र नर युग्मक या तो जल्दी मैच्योर हो सकता है, या मादा युग्मक। नर युग्मक यदि परिपक्व जल्दी होता है तो उसे कहें परागकोश, यानी कि परागकोश यदि जल्दी परिपक्व होता है तो उसे कहते हैं पुपुनवर्ता या प्रोटेंड्री। ओके, और स्त्री तो स्त्री पूर्वता, स्त्री में वर्तिकाग्र पहले परिपक्व होती है तो स्त्री पूर्वता यानी प्रोटोगैनी। ओके, तो भिन्न काल पक्वता। अब आता है, मान लीजिए चौथी बात, हर्कोगैमी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर्कोगैमी क्या होता है। देखिए, अगर कभी भी नर और मादा नर और मादा जो लिंग है उनके मध्य कोई बैरियर आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, कोई अवरुद्ध आ जाए, अवरुद्ध परागणता भी कहते हैं, संरचनात्मक अवरोध अगर पाई जाती है तो वैसे उसमें भी परपरागण होगा। ओके, तो वर्तिकाग्र और परागकश के मध्य यदि संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है तो स्वपरागण संभव नहीं होगा, ऐसे में परपरागण होता, और उस संरचनात्मक अवरोध को कहेंगे, इस प्रकार के परागण को कहेंगे हर्कोगैमी। ओके, इसको कहेंगे हर्कोगैमी। पांचवा, देखिए, नर छोटा और मादा लंबी, या मादा छोटी नर लंबी, तो भी इस केस में क्या होता है, बहुत कम चांसेस होती है स्वपरागण की, इसमें चांसेस होती है परपरागण की। तो विषम सॉरी आई डोंट नो व्हाई द पेन इज नॉट रनिंग, विषम वर्तिकत्व, विषम वर्तिकत्व। ओके, विषम वर्तिकत्व, अलग अलग हेटेरोस्टाइल, या तो नर बड़ा होगा मादा छोटी, और मादा बड़ी, मादा लिंग अगर बड़ा होगा तो नर लिंग छोटा। ओके, तो इसे कहेंगे विषम वर्तिकत्व। ओके, अब लेते हैं, यदि परपरागण स्वपरागण होता है तो स्वपरागण के लिए तो कोई युक्ति की जरूरत नहीं है, मेथड की जरूरत नहीं है, स्वपरागण तो फूल के अंदर खुद से हो जाएगा। लेकिन परपरागण होने के लिए कुछ युक्तियों की ज़रूरत है, और ये युक्तियाँ कौन सी होंगी ये हम पहले ही भी बात कर चुके हैं, जैसे कि कीट, वायु, जल, पंक्षी, चमगादड़, ये सब हो सकते हैं। तो अब हम ले रहे हैं परपरागण की विधियाँ। ओके, नेक्स्ट हम ले रहे हैं परपरागण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए, परपरागण की विधियों को वैसे तो दो भागों में बांट सकते हैं, अजैविक साधन और जैविक साधन। ओके, यहाँ मैं बांट देती हूँ।
ताकि आप आसानी से समझ जाएं। ओके, जैविक साधन और अजैविक साधन। तो पर परागण की विधियों को हमने 2 भागों में बांट दिया साधन के आधार पे, अजैविक और जैविक। अजैविक जो निर्जीव, ऐसे साधन जो निर्जीव है जैसे वायु और जल, और ऐसे साधन जो जीवित हैं और जीवित साधन यदि परागण करते हैं तो उन्हें कहते हैं जैविक साधन। कीट, पंछी, चमगादड़, घोंघा, जानवर कई, बकरियां वगैरह वगैरह, है ना। तो मैमल्स भी इसमें आप रख सकते हैं, स्तनधारी भी रख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं अजैविक। अजैविक में वायु द्वारा किस प्रकार होगा। देखिए, वायु द्वारा परागण को परागण होने के लिए उनका हल्का होना ज़रूरी है। हल्के, छोटे आकार के और चिपचिपाहट रहित होंगे तो हवा के झोंकों के साथ आसानी से आगे उड़ सकेंगे या जा सकेंगे, आसानी से हवा के साथ बहाव से प्रसारित हो सकेंगे। कॉनकेव या भुट्टा उदाहरण है। ओके, तो ये इनके जो ये टैसल्स होते हैं ये लटके हुए दिखते हैं, हवा में झूमते रहते हैं। ठीक है, ये वर्तिकाग्र और वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र लटकते रहते हैं। अच्छा, वायु द्वारा परागण होने के लिए असंख्य संख्याओं में परागकणों का निकलना आवश्यक है, क्योंकि इससे चांसेस बढ़ जाती हैं परागण होने का। नहीं तो कम होंगी तो बहुत कम चांसेस है कि परागण हो पाएगा। तो असंख्य संख्या में परागकण संचरित होते हैं, हवा के साथ बहते हैं, और ये अंडाशय तो एक ही होता है, लेकिन ये आप जो देख रहे हैं ये वर्तिकाग्र खूब सारे होते हैं और वर्तिका। ओके, तो ये टेसेला लटकते रहते हैं, हवा में झूमते रहते हैं, ताकि आसानी से हवा के कणों के द्वारा इस पर ला करके और आसानी से परागण हो सके। ओके, दूसरा है जल द्वारा। जल द्वारा परागण काफ़ी पुष्पीय पादपों में मुश्किल है। लगभग 30 वंशों तक ही सीमित है। लगभग 30 वंश ही इसके अंदर आते हैं, और ज़्यादातर उसमें भी एक बीजपत्री पौधे होते हैं। ओके, तो जल द्वारा परागण में क्या होता है कि टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में आपने पढ़ा है कि इनमें नर युग्मकों का संचार जो होता है, नर युग्मक आगे से आगे मादा युग्मक तक पहुंचने हैं, उसका मेन जो मुख्य साधन होता है वो जल ही होता है। तो जल द्वारा ही उनका परिवहन होता है। ओके, तो नर युग्मकों का परिवहन यदि जल द्वारा होता है तो उसे जल परागण कहते हैं। जल परागण या हाइड्रोफिल भी कहते हैं इंग्लिश में। ओके, वल्सनेरिया आप देख रहे हैं, यह जो पादप है वो वल्सनेरिया है। इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। ये मादा पुष्प है, और ये नर है। तो नर और मादा अलग है। इसका ये भाग जो रिबन का छोटा करके बड़ा करके बताया गया है, इनका भी परागण जल द्वारा होता है। वल्सनेरिया जल द्वारा परागण के एक उदाहरण है। ओके, तो वल्सनेरिया, हाइड्रिला, जेस्टा ये कुछ उदाहरण है जल परागण के लिए। लेकिन क्या जल में उगने वाले सभी पादप जल परागण कहते हैं? नहीं, जल में उगने वाले सभी जो जाति के पौधे होते हैं सभी पौधे जल परागण नहीं करते। ओके, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथस, जिनको टेरर ऑफ बंगाल मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, कहा जाता है, ये जल की सतह पे उगते हैं। और जल की जब सतह पे उगते हैं तो इनका परागण कीटों द्वारा होता है या हवा द्वारा होता है। तो ज़रूरी नहीं है जल के अंदर उगने वाले सभी पौधों का जो परागण होता है वो जल द्वारा हो। ओके, तो वल्सनेरिया को देखते हैं। इसमें मादा पुष्प देखिए लंबा रिबन की तरह जल की सतह पे आ जाती है, और नर पुष्प जल के अंदर होता है। और नर पुष्प क्या करता है, नर पुष्प से नर युग्मक निकलते हैं, परागकण निकलते हैं, और परागकण मादा युग्मक पे जल पे तैरते हुए मादा युग्मक तक पहुंचते हैं, और मादा युग्मक के साथ उनका निषेचन होता है। इस तरीके से मादा युग्मक को बड़ा सैटेलाइट में करके बताया गया है। आप देखिए पहुंचते हैं और इनका निषेचन प्रक्रिया होता है। तो जो मादा युग्मक होती है, मादा पुष्प जो होती है वो लंबे डंठल के जरिए जल की सतह पे तैरती हुई नजर आती है। ओके, जल द्वारा जो परागित प्रजातियां होते हैं उनके परागकण पानी के भीतर गीले श्लेष्मा के आवरणों द्वारा सुरक्षित रहते हैं।
ओके। श्लेष्मा, जबकि हमने वायु में पढ़ा था श्लेष्मा रहित होते हैं, चिपचिपाहट रहित, लेकिन जल में ये श्लेष्मा युक्त होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सुरक्षित रहते हैं। ओके। नेक्स्ट है कीट और पंछी। देखिए, कीट और पंछी, कीड़ों ये आकर्षित होते हैं फूल की तरफ, फूल की, पुष्प की सुंदर आकर्षक चटकीले रंग की वजह से, सुगंध की वजह से आकर्षित होते हैं, और ये सुगंध की वजह से उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, उन पे जाते हैं और बैठते हैं, और उनके परागकण, कीट और पंछियों के द्वारा परागकण होने वाले जो परागण होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, इनके पंख वगैरह, पाँव वगैरह से चिपक जाते हैं, और ये उनको आगे से आगे परागण करने में सहायता करते हैं। एक और ख़ास बात है, कुछ पौधे अपने परागण के लिए कुछ कीटों पे निर्भर करते हैं, और कुछ कीट अपने अंडे देने के लिए या अपने जीवन संबंधी क्रियाओं के लिए पौधे पर निर्भर करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के सह संबंध करते हैं। तो सलभ की एक प्रजाति और युका एक ऐसा पादप है जहां दोनों प्रजाति, दोनों ही यानी प्रजाति और सलभ, या कह सकते हैं सलभ और पादप जो होते हैं वो एक दूसरे के बिना उनका जीवन चक्र पूरा नहीं होता। सलभ क्या करता है, अपने अंडे पुष्प में दे देता है, और इसी वजह से उनके पुष्प का परागण होता है। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बिना इनका कार्य संभव नहीं हो सकता, जीवन चक्र पूरा नहीं हो सकता। ओके, तो एक प्रजाति का सलभ और युका, ये दोनों, युका एक पादप है, ये दोनों अपना जीवन चक्र एक दूसरे के ऊपर निर्भर रह के कहते हैं, यानी सह संबंध से कहते हैं। ओके। एमोरफेफुलस एक उदाहरण है एक पौधे का। इसका फूल जो होता है वो बहुत लंबा होता है। इसका फूल स्वतः कम से कम 6 फीट का होता है, और इसमें कुछ कीड़े अपने अंडे दे देते हैं, और वह अंडे ही बाद में परागण में सहायता करते हैं। ओके, तो यह थी जैविक संसाधन, जैविक साधन किसके, पर परागण के। चमगादड़, रात में खिलने वाले फूल को चमगादड़ परागण, रात में खिलने वाले फूल को चमगादड़ ज़्यादातर परागण करते हैं। ओके, इसी प्रकार घेंघा, घेंघा भी परागित करने में मदद करता है, खासकर घेंघा रहता है पानी वाले जगह पे, तो पानी का। ओके, तो ये जैविक संसाधन है जो पर परागण में मदद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम, पर परागण के क्या लाभ हैं। तो पर परागण के लाभ बहुत ज़रूरी हैं। पर परागण के लाभ देखिए, आनुवंशिक विभिन्नताओं की संभावनाओं को बढ़ा देता है, क्योंकि नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग पेड़ पे होते हैं, तो इसमें आनुवंशिक विभिन्नताएं आती हैं और आउटब्रीडिंग हो सकता है। पर परागण से बीज का आकार, कुल की उपज बढ़ती है, और पौधों में एक ओज वृद्धि होती है, और पौधा जल्दी बढ़ता है, जैव विकास में मदद करता है, और पर परागण में को पादप प्रजनन के अंतर जातीय संकर और उन्नत किस्म के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह थे पर परागण के लाभ। आज हमने परागण की परिभाषा और परागण के बारे में पढ़ा, परागण के विभिन्न प्रकार पढ़े, उनके अनुकूलताएं पढ़ी, उनके विधियां पढ़ी और लाभ पढ़े। आज इनके बारे में ही आप लिखेंगे और इनके बारे में ही आप पढ़ेंगे। नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे।